नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपनी 67वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो श्रृंखला है उसमें आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक विशेष आग्रह, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51। केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 जोड़ी, बी 3 जोड़ी, सी 5 जोड़ी, डी 4 जोड़ी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उसका सही उत्तर होगा सी 5 जोड़ी। केचुए में 5 जोड़ी हृदय होती है। अगर बात करें केचुए के संबंध में, तो केचुए जो होती है अपनी त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं और श्वसन के लिए नमी की भी आवश्यकता होती है इन्हें। बात करें प्रश्न संख्या 52 की, तो निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? ऑप्शन नंबर ए एक्स किरण, बी अल्फा किरण, बी बीटा किरण, डी गामा किरण, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है, लेकिन अल्फा एक्स और गामा किरण में नहीं होती है। तो किस में ऋणात्मक आवेश होती है? तो याद रखेगा बीटा किरण में। अल्फा किरण की बात करें यहाँ, तो अल्फा किरण जो होती है वो अल्फा कणों से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं, जबकि अगर बीटा किरण की यहीं बात करें तो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण की बात करें तो अनावेशित होती है। गामा अनावेशित होती है और गामा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। गामा किरण को वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। इस प्रकार इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, बीटा किरण ऋणात्मक आवेश होती है। बात करें प्रश्न संख्या 53 की ओर, तो खाद्य संरक्षण के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट, बी एसिटिक अम्ल, सी बेंजोइक सोडियम लवण, डी टार्टरिक अम्ल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजोइक सोडियम लवण। खाद्य संरक्षक के रूप में बेंजोइक सोडियम लवण तत्व का प्रयोग किया जाता है। इसकी अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो NaC7H5O2 होता है। प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्टील, बी पीतल, सी तांबा, डी टाका, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। तांबा जो है यह मिश्र धातु नहीं है। तांबा जो है, तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में, लेकिन इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातु के निर्माण में किया जाता है। और पीतल, स्टील और टाका जो है ये तीनों मिश्र धातु है, लेकिन तांबा यहाँ मिश्र धातु नहीं है। बात करें प्रश्न संख्या 55 की ओर, तो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम की मात्रा, बी कार्बन की मात्रा, सी सिलिकॉन की मात्रा, डी मैग्नीज की मात्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन की मात्रा स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न संख्या 56। भारत ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए 2030 तक, बी 2040 तक, सी 2050 तक, डी 2070 तक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2070 तक। वर्ष 2070 तक भारत ने कार्बन तटस्थता का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। अगर बात करें कार्बन तटस्थता होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा कार्बन सिंक में कार्बन उत्सर्जन और वातावरण से कार्बन को अवशोषित करने के बीच संतुलन स्थापित करना ही कहलाता है कार्बन तटस्थता। प्रश्न संख्या 57। सीएनजी है। ऑप्शन नंबर ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस, सी कंट्रोल्ड नेचुरल गैस, डी साइनोजन नेचुरल गैस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है सीएनजी, अर्थात सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस गैस में जो होती है मीथेन और इथेन का मिश्रण होता है। इसका हिंदी की हम बात करें, जो कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के हिंदी क्या नाम होता है, तो याद रखेगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्रश्न संख्या 58। ताप का निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए फ़ारेनहाइट, बी सेल्सियस, सी केल्विन और डी र्यूमर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। ताप का जो मान होती है केल्विन में, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, लेकिन फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और र्यूमर में ऋणात्मक मान होता है ताप का। प्रश्न संख्या 59। हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, बी लौह, सी मैग्नीज, डी पेट्रोलियम।
ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ हरी पादप के संबंध में, तो हरे पादप में क्लोरोफिल बनने के लिए मैग्नीशियम तत्व अनिवार्य होती है। मैग्नीशियम तत्व अनिवार्य होता है क्लोरोफिल बनने के लिए। वहीं बात करें क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई था, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं है। प्रश्न संख्या 60, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए परम मस्तिष्क में, बी अनुमस्तिष्क में, सी मेरुरज्जु में, डी तंत्रिका कोशिका में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरुरज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। अगर बात करें मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य क्या है, तो याद रखिएगा पहला मेरुरज्जु का कार्य है जो कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करती है। वहीं दूसरा इसका प्रमुख कार्य है ये जो मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करती है। प्रश्न संख्या 61, रदरफोर्ड के परमाणु नाभिकीय मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। ए, परमाणु धनावेशित होता है। बी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। सी, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। डी, परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे बताना था जो कि असत्य कथन कौन है। तो असत्य कथन की आप पहचान करें तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है ये असत्य कथन है, बाद बाकी 3 सही है। अगर यहाँ बात करें परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये क्यों गलत है? तो याद रखिएगा परमाणु के जो नाभिक होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह गलत है। तो रदरफोर्ड के परमाणु नाभिक मॉडल के अनुसार पहला सही था जो कि परमाणु धनावेशित होता है। पहला सही है जो कि परमाणु धनावेशित होता है। दूसरा भी सही है जो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तीसरा भी सही है जो कि नाभिक के आकार परमाणु के आकार की तुलना में कम होता है। वहीं चौथा गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इसकी खोज तो रदरफोर्ड ने किया। कब किया था? तो याद रखेगा 1908 में। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में रासायनिक परिवर्तन कौन है? ऑप्शन नंबर ए, लोहे में जंग लगना। बी, लोहे के चूर्ण एवं बालू को मिलाना। सी, भोजन का पचना। डी, मोमबत्ती का जलना। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्योंकि यहाँ रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो यहाँ लोहे में जंग लगना और भोजन का पचना, लोहे में जंग लगना और भोजन का पचना ये दोनों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगर यहाँ बात करें रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, तो याद रखिएगा एक नया उत्पाद बनता है रासायनिक परिवर्तन में, जबकि भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था में परिवर्तन होता है। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन। बी, कोशिका द्रव्य। सी, डेंड्राइट। डी, एक्सॉन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसमें एक लंबा एक्सॉन एवं छोटी शाखा को डेंड्राइट कहते हैं। न्यूरॉन की बात करें तो यहाँ न्यूरॉन में कोशिकाएं, केंद्रक और कोशिका द्रव्य उपस्थित होती है। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? कौन अदिश राशि है? ऑप्शन नंबर ए, वेग। बी, विस्थापन। सी, कार्य और डी, बल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्य जो है एक अदिश राशि है। लेकिन बात करें अन्य राशि, वेग, विस्थापन और बल, ये तीनों के तीनों सदिश राशि है। अगर बात करें सदिश राशि होता क्या है और अदिश राशि होता क्या है, तो सदिश राशि में याद रखिएगा जो कि परिणाम के साथ साथ दिशा भी संलग्न होता है। सदिश राशि में परिणाम के साथ साथ दिशा भी संलग्न होता है, लेकिन अदिश राशि की बात होगी तो केवल और केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। तो कार्य एक अदिश राशि है। बात करें प्रश्न संख्या 65, तो न्यूटन के किस गति नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मान बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम गति नियम। बी, द्वितीय गति नियम। सी, तृतीय गति नियम और डी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय गति नियम। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। लेकिन अगर बात करें न्यूटन की प्रथम गति के नियम के बारे में, तो इससे जड़त्व का नियम एवं द्वितीय गति के जो नियम है, इससे बल के व्यंजक की व्याख्या की गई है।
प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में से कौन गाय की देसी नस्ल है? ऑप्शन नंबर ए साहिवाल, बी रेड सिंधी, सी जाफराबादी, डी मुर्रा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी साहिवाल और रेड सिंधी जो है, एक से अधिक आंसर होगा। साहिवाल और रेड सिंधी ये दोनों गाय की देसी नस्लें हैं जिसमें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक और दुग्ध श्रवण काल लंबा होता है। साहिवाल और रेड सिंधी ये दोनों गाय की नस्ल है। लेकिन अगर यहाँ बात कर दें यहाँ पर जाफराबादी और मुर्रा के संबंध में, तो ये दोनों भैंस का है। जाफराबादी और मुर्रा भैंस का नस्ल, लेकिन साहिवाल और रेड सिंधी गाय की नस्ल है। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन धातु का गुण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आघात वर्धिता, बी तन्यता, सी ध्वनिक, डी भंगुर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। एक से अधिक यहाँ पे इसलिए होगा, धातु का गुण है, सभी के सभी धातु के गुण ही है। धातु के गुण में याद रखेगा जो कि आघात वर्धता भी होती है, तन्यता भी होती है, ध्वनिक भी होती है और भंगुर भी होती है। इतना ही नहीं, धातु में धात्विक चमक भी होती है और उष्मा तथा विद्युत का सुचालक भी होता है। संख्या 68 की ओर, तो सोडियम का परमाणु भार 23 है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 10, बी 11, सी 12, डी 23, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यहाँ बात करें सोडियम के संबंध में कर रहे हैं, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है और इसमें प्रोटॉन की अर्थात प्रोटॉन की संख्या 11 होती है। साथ ही इसमें बात करें सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो 12 होगी। 23 में से 11 को घटा दीजिए तो हो जाएगी 12। और इतना ही नहीं, सोडियम एक ऐसा पदार्थ है जो कि जिसे अगर खुले में रखेंगे तो वो स्वतः जल जाएगा, इसलिए सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 69, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पोषण से, बी श्वसन से, सी उत्सर्जन से, डी परिवहन से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। मानव के उत्सर्जन तंत्र में बात करें तो एक जोड़ा वृक्क शामिल है और एक मूत्रवाहिनी तथा एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। प्रश्न संख्या 70, जब गोलीय दर्पण अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर ए ध्रुव पर, बी वक्रता केंद्र पर, सी फोकस पर, डी अनंत पर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र पर। जब गोलीय दर्पण अर्थात अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रयोग सेमीकंडक्टर में नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, बी जर्मेनियम, सी कैडमियम सल्फाइड, डी गैलियम आर्सेनाइड, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर जितना ऑप्शन में दिया गया है सभी के सभी सेमीकंडक्टर, चाहे सिलिकॉन की बात करें, जर्मेनियम की बात करें, कैडमियम सल्फाइड की बात करें और गैलियम और सेनाइड की बात करें, ये सभी के सभी सेमीकंडक्टर हैं। लेकिन इसमें भी सबसे अच्छा अगर बात करें सेमीकंडक्टर कौन सा है, तो याद रखिएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये उत्कृष्ट कोटि का सेमीकंडक्टर है। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्यों होगा इसमें एक से अधिक, हम बता देते हैं। सरदार सरोवर परियोजना, ये जो परियोजना है यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये चारों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है और यह परियोजना नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर निर्मित की जा रही है। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए कांडला, बी मुर्मुगांव, सी तूतीकोरिन, डी एन्नोर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि तूतीकोरन और एन्नोर जो है ये दोनों पूर्वी तट पर स्थित है, लेकिन कांडला और जो कि कांडला गुजरात में और मोरमुगांव गोवा में है। ये जो कांडला गुजरात और मोरमुगांव गोवा में है ये दोनों पश्चिमी तट के समुद्र पत्तन है, लेकिन तूतीकोरन और एन्नोर ये पूर्वी तट के है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई।
बात करें प्रश्न संख्या 75, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है खनन क्षेत्र, दूसरा है खनिज। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है गुरु महिसानी ओडिशा, तो इसका संबंध बात करें तो ये है लौह अयस्क के लिए। दूसरा है तलचीर ओडिशा, तो ये है कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध। तीसरा बात करें जादूगोरा झारखंड, तो ये है यूरेनियम के लिए। और चौथा बात करें जवार राजस्थान में, ये है जस्ता के लिए। गुरु महिसानी क्षेत्र ओडिशा में जो है वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तलचीर ओडिशा जो कि कोयला के लिए, जादूगोरा जो कि झारखंड में, ये है यूरेनियम के लिए, और जवार राजस्थान ये है जस्ता के लिए प्रसिद्ध। बात करें प्रश्न संख्या 76, तो निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पहाड़ी पर, बी राजमहल पहाड़ियों पर, सी अरावली पहाड़ियों पर, डी शिवालिक पहाड़ियों पर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगर बात करें ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ये पश्चिमी घाट और नीलगिरी की पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है, और यहाँ लगभग वार्षिक वर्षा की बात करें तो 200 से 400 सेंटीमीटर होती है। प्रश्न संख्या 77, मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए समदाब रेखाएं, बी समुच्च रेखाएं, सी समताप रेखाएं, डी आइसोटोप। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी समुच्च रेखाएं। मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, समुच्च रेखाएं कहलाती है। प्रश्न संख्या 78, निम्न में भारत में धार्मिक जनसंख्या का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बी हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख, सी हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख, डी हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख, क्योंकि भारत में हिंदू की जनसंख्या है 76.63%, मुस्लिम की बात करें तो 17% और ईसाई लगभग 2.7%, वहीं सिख की बात करें तो 2.8%। इसके बाद बौद्ध का स्थान आता है 0.84% और जैन होता है 0.45%। इसके अतिरिक्त कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में अन्य धर्म भी है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सहारा, बी थार, सी अटाकामा, डी अरब। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अटाकामा। अटाकामा जो है एक ठंडा मरुस्थल है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें अंटार्कटिक, आर्कटिक, गोबी, पैटागोनिया, तकलामकान, लद्दाख, ये सभी जो हैं ठंड मरुस्थल। लेकिन बात करें सहारा, थार, अरब, ऑस्ट्रेलियन, कालाहारी, विक्टोरिया, गिब्सन और नीविया, इसके अतिरिक्त कई सारे हैं जो कि गर्म मरुस्थल हैं। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से बिहार का कौन रेल सड़क पुल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र पुल, बी अब्दुल बारी पुल, सी विक्रमशिला पुल, डी बगहा छितौनी पुल। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विक्रमशिला पुल। विक्रमशिला पुल जो है वो रेल सड़क पुल नहीं है, लेकिन इसके अन्य जो भी हैं वह पुल रेल सड़क मार्ग है। राजेंद्र पुल की बात करें, अब्दुल बारी पुल की बात करें और बगहा छितौनी पुल की बात करें। यहाँ बात करें ये जो बगहा और छितौनी पुल जो है ये गंडक नदी पर, लेकिन राजेंद्र पुल की बात करें तो वह है गंगा नदी पर। अब्दुल बारी पुल है सोन नदी पर। प्रश्न संख्या 81, पद्मश्री सीता देवी किसकी विधा की प्रसिद्ध हस्ती थी? ऑप्शन नंबर ए शास्त्रीय नृत्य, बी भोजपुरी सिनेमा, सी मैथिली सिनेमा, डी मधुबनी पेंटिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मधुबनी पेंटिंग। पद्मश्री सीता देवी का संबंध मधुबनी पेंटिंग से है। वर्ष 1975 में यानी कि ये जो सीता देवी हैं इन्हें 1975 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार एवं 1981 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 82, गंगा नदी के किनारे सबसे निकट शहर है? ऑप्शन नंबर ए नालंदा, बी सीतामढ़ी, सी दरभंगा, डी मुंगेर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंगेर शहर। गंगा नदी के किनारे जो बिहार में बसे शहर हैं वह कौन कौन से, ये बात याद रखिए, बक्सर, दानापुर, पटना, हाजीपुर, मुंगेर, भागलपुर।
जिसमें कि यहाँ पर मुंगेर है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंगेर। प्रश्न संख्या 83, बिहार में जनसंख्या घनत्व का सही क्रम क्या है, घटते क्रम में बताइए। ऑप्शन नंबर ए शिवहर पटना वैशाली दरभंगा, बी शिवहर पटना दरभंगा वैशाली, सी पटना शिवहर दरभंगा वैशाली, डी पटना शिवहर वैशाली दरभंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवहर पटना दरभंगा और वैशाली। बिहार में सर्वाधिक 4 जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। पहले स्थान पर है शिवहर 1880, पटना 1823 और दरभंगा की घटते क्रम में बात करें तो शिवहर 1880, पटना है वहीं दूसरे स्थान पर 1823, जबकि दरभंगा 1728 और वैशाली है 1717 जनसंख्या घनत्व के साथ, इसलिए इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। बात करें प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नेलांग घाटी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड राज्य में नेलांग घाटी अवस्थित है। प्रश्न संख्या 85, इनमें कौन सी परियोजना बिहार राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए कोयलकारो परियोजना, बी रिहंद परियोजना, सी मंडल डैम परियोजना, डी सबरी जल विद्युत परियोजना। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर बता दूं जो कि ये सबरी जल विद्युत परियोजना है ये बिहार के रोहतास जिले में है, लेकिन ये जो मंगल डैम परियोजना है यह परियोजना बिहार और झारखंड की संयुक्त परियोजना है, इसलिए इसका एक से अधिक आंसर था मंडल डैम परियोजना और सबरी जल विद्युत परियोजना जो बिहार में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 86, इनमें से कौन सी नदियां भ्रंश घाटी का निर्माण नहीं करती। ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी सोन, डी दामोदर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोन नदी जो है वह भ्रंश घाटी का निर्माण नहीं करती है। प्रश्न संख्या 87, प्रायद्वीपीय भारत की 2 सबसे ऊंची चोटियां अन्नामुडी और डोडा बेटा क्रमशः निम्नलिखित पहाड़ियों पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अन्नामलाई और नीलगिरी, बी महेंद्रगिरी और जावादी, सी इलायची और सहाद्री, डी पालकोंडा और नल्लामला। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अन्नामलाई और नीलगिरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है अन्नामलाई जो कि 2695 मीटर जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। वहीं दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है डोडा बेटा जो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिल जाती है। प्रश्न संख्या 88, सूर्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए है ऑप्शन नंबर ए सूर्य के द्रव्यमान में 3 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग हीलियम है। बी सूर्य की संरचना को 6 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सी सूर्य की वर्तमान आयु लगभग 4.7 अरब वर्ष है। डी सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नंबर बी और डी सही है लेकिन ए और सी गलत है। बी और डी क्यों सही है, जो कि बी जो है सूर्य की संरचना 6 क्षेत्रों में वर्गीकृत है, ये सही है, लेकिन डी भी सही है जो कि सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। प्रश्न संख्या 89, निम्न में से कौन सा जोड़ा खनिज एवं उत्पादक क्षेत्र के संबंध में सत्य है। ऑप्शन नंबर ए सोरा बेगूसराय समस्तीपुर में, बी सोना मुंगेर जमुई, सी अभ्रक रोहतास कैमूर, डी चूना पत्थर गया जमुई। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, क्योंकि यहाँ ए और बी सोरा जो है वो बेगूसराय और समस्तीपुर में मिलता है, ये सही है। सोना मुंगेर और जमुई मिलता है, ये सही है। लेकिन बात करें अभ्रक के संबंध में तो अभ्रक जो है यह गया जमुई और मुंगेर में मिलता है। अभ्रक कहाँ कहाँ मिलता है याद रखिएगा, बिहार के गया जमुई और मुंगेर में। लेकिन चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर गया जमुई में नहीं, गया चूना पत्थर जो है ये कैमूर की पहाड़ी में। तो चूना पत्थर कैमूर की पहाड़ी, अभ्रक गया जमुई मुंगेर, सोना मुंगेर जमुई और सोरा बेगूसराय और समस्तीपुर में मिलता है। प्रश्न संख्या 90, गंगा नदी के दक्षिणी सीमा से सटे जिले का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए मुंगेर लखीसराय पटना भोजपुर, बी भागलपुर मुंगेर लखीसराय शेखपुरा, सी मुंगेर लखीसराय शेखपुरा पटना, डी शेखपुरा पटना भोजपुर बक्सर।
ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंगेर, लखीसराय, पटना, भोजपुर। दक्षिण बिहार के 6 जिला जो है वह गंगा नदी से सटे हैं, जो पूर्व से पश्चिम के क्रम में पहला स्थान पर बक्सर, दूसरा है भोजपुर, तीसरा है पटना, चौथा है लखीसराय, उसके बाद लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर है। बात करें प्रश्न संख्या 91, तो निम्न में से किस महादेश में सवाना जलवायु प्रदेश का विस्तार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए एशिया, बी अफ्रीका, सी दक्षिण अमेरिका, डी उत्तर अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अमेरिका महादेश में सवाना जलवायु प्रदेश का विस्तार नहीं है। प्रश्न संख्या 92, 2011-12 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2019-20 में कितना है? ऑप्शन नंबर ए 34,525, बी 31,626 रुपया, सी 29,305 रुपया, डी 34,413 रुपया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 34,413 रुपया। 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर आधार वर्ष 2011-12 में 34,413 रुपये। वर्तमान मूल्य की अगर बात करें तो वो है 50,735 रुपया। प्रश्न संख्या 93, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार, बी 3 प्रकार, सी 4 प्रकार, बी 5 प्रकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 प्रकार। पांचों कौन कौन से प्रकार है? पहला है लोचदार मांग, दूसरा है बेलोचदार, तीसरा है इकाई मांग लोग, चौथा है पूर्णत बेलोचदार मांग और पांचवा है पूर्णत लोचदार मांग। तो मांग की लोच कितने प्रकार की? याद रखिएगा 5 प्रकार की। प्रश्न संख्या 94, निम्न में तथ्यों में से अनवरत योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए जनता पार्टी की सरकार द्वारा घोषित किया गया था, बी 5वीं पंचवर्षीय योजना से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर शुरू किया गया, सी इसका घोषित कार्यकाल 1978 से 83 था, डी यह अपने घोषित कार्यकाल से 3 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अनवरत योजना के संबंध में ऑप्शन नंबर ई होगा सही, क्योंकि यहाँ ए बी और सी तीनों कथन सही है। जनता पार्टी की सरकार द्वारा घोषित किया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया और इसका घोषित काल 1978 से 83 था। प्रश्न संख्या 95, ई रूपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए डिजिटल लेनदेन में डीबीटी को और प्रभावी बनाएगा, बी ई रूपी मूल रूप से डिजिटल वाउचर है, सी आरबीआई ने यह भुगतान प्रणाली लॉन्च की है, डी ई रूपी के लाभुक का बैंक में खाता होना जरूरी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पर सी और डी असत्य है, एक से अधिक असत्य है। लेकिन इसका ई रूपी के संबंध में पहला सही है, जो डिजिटल लेनदेन में डीबीटी को और प्रभावी बनाएगा, और ई रूपी मूल रूप से डिजिटल वाउचर है। प्रश्न संख्या 96, वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में शिक्षा के क्षेत्र में कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए 34,623 करोड़, बी 93,224 करोड़, सी 65,556 करोड़, डी 91,916 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 93,224 करोड़ रुपया वर्ष 2021-22 के वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 97, वित्तीय वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट कितने पिलर्स पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए 8, बी 5, सी 6, डी 10। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 पिलर पर। वित्तीय वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट 6 पिलर पर आधारित है। प्रश्न संख्या 98, जब देश में नवीन पत्र मुद्रा निर्गमन से मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेंसी स्फीति, बी मुद्रा स्फीति, सी साख स्फीति, डी साख संकुचन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेंसी स्फीति। जब देश में नवीन पत्र मुद्रा निर्गमन से मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है तो इसे करेंसी स्फीति कहा जाता है। बात करें प्रश्न संख्या 99, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार में 7 निश्चय 2 योजना हेतु बजटीय प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए 4020 करोड़ रुपया, बी 4671 करोड़ रुपया, सी 5125 करोड़ रुपया, डी 5439 करोड़ रुपया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4671 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार में 7 निश्चय योजना का पार्ट 2, जो कि ये बात करें 7 निश्चय योजना जो है से वर्ष 2015 में चालू किया गया था।
जो कि पहला था 2015 से 2020 तक चला और ये दूसरा चल रहा है। इसके लिए 4671 करोड़ रुपया का बजटीय प्रावधान रखा गया है। प्रश्न संख्या 100, बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 2018, बी 2019, सी 2020, डी 2021। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2020 में बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया। इस प्रकार आज की वर्ग की समाप्ति की घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।